बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। ब्रॉडशीट का किस्सा जो है वो यकीनन पुराना नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि उसमें बहुत सारी ज़बरदस्त किस्म की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं। वो किस तरह से डेवलपमेंट्स हैं मैं सारी एक एक करके आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शायद अपने दौरे हुकूमत में 2.5 साल उन्हें हो चुके हैं, अब तक का ये सबसे बड़ा सिक्सर मारा है। मेरी नज़र में ये एक बहुत बड़ा सिक्सर है, क्योंकि इससे पहले जितने भी कमीशंस बने, चाहे वो चीनी का था या आटे के था या और भी इस तरह के बहुत सारे थे, लेकिन वो इसके सामने बहुत छोटे थे। ब्रॉडशीट के हवाले से इस्लामाबाद के अंदर ख़ास तौर पे ये एक चहमगोई हो रही है कि ब्रॉडशीट पनामा से बड़ा स्कैंडल बनने जा रहा है। उसकी वजह ये है कि पनामा के अंदर तो सिर्फ एक नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, तो इस वजह से उसको हाइप मिली और वो एक ही शख्स उसमें मेन मरकज़ी किरदार थे जो बुरी तरह फंसे। बाकी लोग ज़्यादातर वो लोग थे जो बिजनेसमैन थे, जो प्राइवेट एंटिटीज़ थी, तो उनको उस तरह से डील नहीं किया गया। और बनता भी यही था कि ज़ाहिर जो प्राइम मिनिस्टर था तीसरी दफ़ा का, और उसने जिस तरह झूठ बोला या उसकी जो चीज़ें निकली थी, तो वो मामला हुआ। लेकिन ये ब्रॉडशीट जो है, इसके अंदर बहुत सारे जर्नैल फंस रहे हैं, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी फंस रही है, नवाज़ शरीफ फंस रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे सियासतदान, ब्यूरोक्रेट और बिजनेसमैन भी इसमें फंस रहे हैं। अब इसमें जो मरकज़ी नुक्ता है वो सबसे पहले मैं आपको भी बता दूं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा था कि इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए, और उसके बाद जब नाम सामने आया जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद शेख का कि उनको हेड लगाया जाए और उनके नीचे 5 अफसरान जो हैं वो आला सतह के अफसरान हो, FIA के, और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल ऑफिस के, फिर एक सीनियर वकील हो, और ये लोग उनको असिस्ट करें, तो ये कमेटी तहकीकात करके नाम दे। लेकिन कमेटी के हवाले से जो प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया, और मरीम नवाज़ की तरफ से ख़ास तौर पे जब बातें हुई, उसके बाद पीपल्स पार्टी ने भी बातें की, सहाफ़ियों ने भी बातें की, तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने फ़ैसला किया कि कमेटी की बजाय कमीशन बनाया जाए। अब उनकी चीखें मज़ीद बुलंद हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि जो कमेटी होती है उसके पास लिमिटेड इख्तियारात होते हैं, लेकिन कमीशन जो होता है उसके पास बहुत ज़्यादा इख्तियार होते हैं, यहाँ तक कि वो किसी को भी चाहे समन कर सकता है, यानी बुला सकता है, उसे तफ्तीश कर सकता है, चीज़ें पूछ सकता है, और जिस भी इदारे से मालूमात लेना चाहे तो वो इदारा बाउंड होता है कि उसको वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, वो तमाम जो मालूमात हैं वो उस शख्स को फ़राहम करे जो उस कमीशन को उसकी हेडिंग कर रहा है, उसको सरबराही कर रहा है। अब ये जो कमीशन बना है ये एक रुकनी कमीशन है, इसमें जो दीगर अफसरान की बात हो रही थी। अब मालूम नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह फ़ैसला क्यों किया कि नीचे उनके और लोग ना हों, लेकिन एक शख्स का जो कमीशन बनाया गया जिसमें जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद शेख हैं, ये खुद ही इसके सरबराह हैं, खुद ही ये सब कुछ हैं, और एक रुकन का ये कमीशन है। और इसने जब काम करना है तो जितने भी इदारे हैं, जितने भी लोग हैं, अब वो सारे इनके साथ कोऑपरेट करने पर मजबूर होंगे। और ये कमीशन वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से नोटिफाई हो चुका है, और इस पे आज पहला दिन था कि इस पे काम स्टार्ट हो चुका है। वो जिस तरह मैंने आपको TORs बताए थे कि सबसे पहले इस कमीशन ने ये देखना है कि ये जो ब्रॉडशीट और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी कंपनी थी, इनका इंट्रोडक्शन किसने करवाया था हुकूमत पाकिस्तान के साथ, यानी उस वक़्त परवेज़ मुशर्रफ थे, तो उनको किसने बताया था इन कंपनियों के बारे में। फिर उसके बाद इन कंपनियों से जाके कौन मिला, किसने इनके क्रेडेंशियल्स देखे, किसने इनके साथ एग्रीमेंट की हामी भरी, और फिर उसके बाद किसने वो जो मुआहदा लिखा गया उसके अंदर वो जो शिक्के ख़ास डालेंगे जिसकी वजह से ये जुर्माना हुआ पाकिस्तान को ख़ास तौर पे, तो वो लोग कौन थे जिन्होंने ये मुआहदा ड्राफ्ट किया और ये सारी चीज़ें लिखी और उसके बाद इसको गो अहेड दिया। अब इस चीज़ पे काम स्टार्ट हो चुका है। अब उसके बाद मामला ये है कि मरीम नवाज़ ने जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद पर ज़ाती हमले शुरू कर दिए। वो ज़ाती हमले किस तरह से हैं, उन्होंने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वही कब्ज़ा माफिया जिसके ख़िलाफ़ डिस्ट्रिक्ट जो लाहौर की वो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने कार्रवाई की और उनका महल जो है मसमार करने की कोशिश की। तो मरीम नवाज़ ने पहले तो उनके साथ वैसे यकजहती की ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे, बाद उनके पास पहुंच गई और वहाँ उनके साथ खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पैगाम देने की कोशिश की कि हम इनके पीछे खड़े हैं। और यानी ये तो खैर सबको पता था कि मुस्लिम लीग नून ही कब्ज़ा माफिया के पीछे है और उनके साथ खड़ी होती है, जिस तरह 30-40 साल से इनका इक़्तिदार का ज़माना रहा है, तो सबको पता है। और अभी भी उन्होंने जाके यही पैगाम दिया जो कि सारी दुनिया को पता था। लेकिन इससे मज़ीद तौसीक हो गई कि मरीम नवाज़ और उनके वालिद और दीगर लोग जितने भी नून लीग के हैं, ये कब्ज़ा माफिया और कब्ज़ा माफिया के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। मरीम नवाज़ ने धमकी ये दी है कि जस्टिस रिटायर्ड अज़मत सईद शेख अगर उनको इज़्ज़त प्यारी है तो वो इस कमीशन से ख़ुद ही माजरत कर लें, वरना हम मजबूर होंगे कि वो चीज़ें जो कि हम पहले सामने नहीं लेके आ सके वो अब लेके आएँ। अब इसमें दो तरह की चीज़ें जो है वो कहा जा रहा है कि हो सकती हैं। एक तो ये कि मुमकिन है कि मरीम नवाज़ के पास जस्टिस अज़मत सईद शेख की कोई वीडियोज़ मौजूद हों, जिस तरह इन्होंने इससे पहले अरशद मलिक के साथ किया।
और बहुत सारे जजेस के हवाले से और दीगर सियासतदानों के हवाले से, जिस तरह इन्होंने एक लाइब्रेरी अपनी रखी हुई है जाती उम्रा के अंदर कि वहाँ पे वीडियोज़ रखी होती हैं और वो आपको पता है नाजेबा वीडियोज़ होती हैं जिससे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन इसके बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि जस्टिस अजमत जिस तरह के शख्स हैं, जितनी उनकी इंटेग्रिटी है, जिस तरह वो पनामा के बेंच का हिस्सा थे, उन पर फायरिंग भी हुई और वो हटे नहीं पीछे, तो इसका मतलब ये है कि वीडियोज़ नहीं है, लेकिन कुछ और तरह से उनकी किरदार कुशी की मुहिम करने के हवाले से मरीम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून प्लान कर रही है। और मरीम नवाज़ ही वो शख्सियत होती हैं जो कि वीडियोज़ के मामले को लीड करती हैं। वैसे तो वो खातून है और जब उनके हवाले से कोई बात करे तो उस पर बड़ा शोर मचाया जाता है, खातून को कुछ कह दिया ब्ला ब्ला। लेकिन खातून उनके काम ये हैं कि वो इस तरह की धमकियाँ जब लोगों को ब्लैकमेल करना होता है तो मरीम नवाज़ करती हैं। अरशद मलिक वाली वो वीडियोज़ वाला मामला आप देखें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मरीम ने की थी और वो सारा मामला टोटल जो उसकी हेडिंग कर रही थी वो मरीम नवाज़ कर रही थी। अब उसके बाद दूसरी चीज़ ये कही जा रही है कि मुमकिन है कि वो जिस तरह पहले उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि जी व्हाट्सएप पे JIT बन गई, व्हाट्सएप पे JIT बना दी, और इन जजों ने व्हाट्सएप पे जो किसी के साथ जो है वो कम्युनिकेशन की, उसके बाद JIT बनी। और हालांकि जब पहला फ़ैसला आया था पनामा बेंच का, उसमें जस्टिस अजमत सईद थे जिन्होंने कहा था कि JIT बनाई जाए। उस वक्त नून लीग बड़ी खुश हुई कि जनाब ये 3 जज जो है बहुत अच्छे हैं, इन्होंने नायल नहीं किया, 2 जज जिन्होंने नायल कर दिया है तो ये बुरे जज हैं। लेकिन जब वो JIT बनी और उसके बाद इनको पता लगा लो जी JIT तो पहले से भी ज़्यादा काम ख़राब हो रहा है और इन्होंने इतना कुछ हमारे खिलाफ निकालना शुरू कर दिया, तो उसके बाद इन्होंने इन तीनों जजेस की भी किरदार कशी शुरू कर दी और इनको व्हाट्सएप जजेस, JIT व्हाट्सएप पे बनी, ब्ला ब्ला इस तरह की बातें की। और अभी भी कहा यह जा रहा है कि शायद ये इस तरह की बातें करें। अच्छा, उसके बाद सहाफ़ी जो हैं और मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग या पीपल्स पार्टी के लोग भी प्रोपेगेंडा ये कर रहे हैं मीडिया पे बैठकर कि जस्टिस अजमत वो शख्स थे डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और इन्होंने मुआहदे के अंदर जो ड्राफ्ट किया था ये उसमें शामिल थे। ये बात सरासर झूठ है। इसके ऊपर महर बुखारी ने भी बाकायदा ट्वीट भी किया और प्रोग्राम में भी बताया, और फवाद चौधरी ने भी बताया कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ये 2001 में बने थे जबकि मुआहदा 2000 में हुआ था और ये उस वक़्त नैब का हिस्सा भी नहीं था जब ये मुआहदा हुआ। तो ये तो बहुत दूर की बात है कि उन्होंने ड्राफ्ट के अंदर हिस्सा लिया हो, मुआहदे के अंदर किसी शिक के अंदर कुछ चीज़ लिखवाई हो या लिखी हो या उनके साथ डील की हो, तो वो इसमें शामिल नहीं थे। तो ये जानबूझ के प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ताकि अपने जो हामी हैं, जो अपने लोग हैं, उनको एक नैरेटिव दिया जा सके ताकि कल कला जो फैसला इनके खिलाफ आना है ये अंडरस्टूड बात है, उससे पहले एक माइंड बना दिया जाए अपने लोगों का कि लो जी हमारे खिलाफ फिर से साजिश हो गई है, तो ये कहीं और से फैसले लिखे हुए आए हैं, कहीं और से चीज़ें हुई हैं, इसलिए ये झूठ फैलाया जा रहा है। तो आप ये क्लियर कर लें कि ये सारा सर झूठ है कि जस्टिस अजमत सईद का इसमें कोई लेना देना है। वो 1 से 1.5 साल मुश्किल से डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल रहे और उस वक्त जनरल अमजद का टाइम गुजर गया था तकरीबन। उसके बाद जनरल खालिद मकबूल थे और मुनीर हफीज़ थे जिनके साथ जिस वक्त में इनकी डीलिंग होती रही ये नैब के साथ और जब ये ब्रॉडशीट का मामला चल रहा था। अच्छा, उसके बाद सहाफ़ी तो खैर कर ही रहे हैं, वो आपको पता ही है और उनका काम ही है, उनकी नौकरी लगी हुई है, तो वो उनको करने दें, आप वो जितने भी झूठ फैलाते हैं उनको फैलाने दें। अब अगला अहम तरीन नुकता ये है कि अब कौन कौन फंस रहा है, क्योंकि ये पनामा से बड़ा स्कैंडल बन चुका है। तो इसमें सबसे पहले तो नवाज शरीफ का नाम आपको पता है, वो इसमें आ चुका है, वो तो लंदन की अदालत में भी आया। उसके बाद एडमिरल मंसूरुल हक और उसके बाद आमिर लोधी, जमील अंसारी, शॉन ग्रुप, उसके बाद लाखानी और दीगर ऐसे नाम हैं जो कि वहाँ पे आ चुके हैं, वो सबको पता है। लेकिन उस फैसले में ब्रॉडशीट का जो फैसला था उसके अंदर आसिफ जरदारी एंड कंपनी का नाम नहीं आया था। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ख़ास हिदायत ये की है कि सिर्फ ब्रॉडशीट को नहीं देखना, इसके साथ इंटरनेशनल एसेट रिकवरी का मामला भी देखना है कि उसको किस तरह से डील करके पैसे दिए गए। वो जो $22 लाख दिए थे आसिफ जरदारी की हुकूमत में, फिर ब्रॉडशीट को भी आसिफ जरदारी के दौर के अंदर ही $1.5 मिलियन दे के सेटलमेंट करने की कोशिश की गई थी। तो वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ास तौर पर इस पर यह कहा है कि शरीफों का सारा कच्चा चट्टा तो सामने आएगा, लेकिन आपने ख़ास तौर पे इस चीज़ पे फोकस करना है TORs के अंडर रहकर कि आसिफ अली जरदारी का वो जो $60 करोड़ था, $60 मिलियन, उसके हवाले से आपने $6 करोड़ बनता है, 60 मिलियन, जिसमें मरीम नवाज़ के मशहूर ज़माना बयान आता है, नवाज़ शरीफ के हैं कि ये कहाँ से आया, इसका हिसाब दो। तो वो स्विस बैंक में पड़े हुए थे, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए और उस वक़्त स्पेशल जो पाकिस्तान से एक ऑफ़िसर को वहाँ भेजा गया, वाजिद शमशुल हसन, बड़े मशहूर ज़माना ब्यूरोक्रेट रहे हैं, मतलब फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर, और उसके अलावा पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं। इनको वहाँ स्विट्ज़रलैंड भेजा गया था और इनकी कस्टडी के अंदर वो पैसा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था। तो तहकीकात होंगी कि ये पैसा वहाँ से मूव होकर किधर निकला, क्योंकि इस पैसे के ऊपर कभी इन्होंने डिनाई भी नहीं किया। फिर उसके बाद सरे महल का मामला, फिर उसके बाद जब ये बरतानिया के अंदर इस केस की समाअत हो रही थी 2016 के अंदर, तो नवाज़ शरीफ ने बरतानिया में वाजिद शमशुल हसन को ही लगवाया हुआ था, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर, ठीक है, और उन्होंने इस केस को दबा लिया। यानी उन्होंने एक ही टाइम में आसिफ जरदारी की भी नौकरियां अदा की हैं और नवाज़ शरीफ की भी नौकरी अदा की है। और आपको याद होगा कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जो सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया था, उसकी रीज़न भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी NRO सस्पेंड, ख़त्म, मुशर्रफ ने आपको देने की कोशिश की, लेकिन वो जो पैसा पड़ा है स्विस बैंक के अंदर, वही
$60 मिलियन वाला, तो उसके लिए ख़त लिखा जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा गया ख़त लिखें, लेकिन उन्होंने ख़त नहीं लिखा, जिसकी वजह से उनको नाअहल कर दिया गया। तो ये मामला बहुत बड़ी लेवल पे गया था। तो ये सारी चीज़ें इस कमीशन के तहत अब सामने आएंगी कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने क्यों नहीं किया, वाजिद शमसुल हसन का क्या किरदार था और वो स्विट्ज़रलैंड क्यों गए थे, किस तरह वहाँ से पैसा निकला, फिर और उसके अलावा आसिफ जरदारी के वो जो मामला थे अकाउंट्स के भी, उसके बाद दीगर और चीज़ें। उसके बाद ARY जो ग्रुप है वो भी इसके अंदर फंस रहा है। उसकी रीज़न ये है, ARY ग्रुप ने आसिफ अली जरदारी को पैसे दिए थे और बेनज़ीर का दूसरा दौर हुकूमत था कि पाकिस्तान के अंदर हम जो है वो सिर्फ सोना लेकर आएंगे। तो इनके साथ डील हुई थी कि किक बैक लिया गया था, तकरीबन वो $10 लाख से लेकर $50 लाख की बात की जाती है कि इतना किक बैक दिया गया था। और इसके हवाले से इंटरनेट पे भी चीज़ें मौजूद हैं और ये किस्सा पहले भी मीडिया में भी आ चुका है और कोर्ट्स के अंदर भी जा चुका है। तो इस पे ARY जो है वो भी फंस रहा है आसिफ अली जरदारी के साथ, क्योंकि उनके ये पैसे जो थे वो स्विस अकाउंट्स में गए थे और इस पे इंटरनेशनली ये बात मीडिया में आई थी। न्यूयॉर्क रिपोर्ट ने इस पे लिखा था, उसके बाद फ्रांस के इदारों ने लिखा था कि जो ऑगस्टा सबमरीन से किकबैक लिया गया और ARY से जो लिया गया वो स्विस अकाउंट्स में गया है। और स्विस हुकाम जो थे वो इन्फॉर्मेशन दे भी चुके थे ब्रॉडशीट को और इंटरनेशनल एसेट रिकवरी को, लेकिन बाद अज़ा मुशर्रफ ने इनके साथ डील की जिस वजह से ये बच गए। तो ये लोग बड़ी बुरी तरह फंस रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें जर्नैल भी फंस रहे हैं। उसमें सबसे पहला नंबर परवेज़ मुशर्रफ का, जिनके दौर के अंदर ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने NRO भी दिया। उसके बाद नैब के जो पहले चेयरमैन थे जनरल अमजद, उनसे भी सवाल जवाब होंगे और वो भी इसमें बुरी तरह फंस रहे हैं। उसके बाद जनरल खालिद मकबूल रिटायर्ड जो हैं वो भी इसमें फंस रहे हैं। उसके बाद जनरल मुनीर हफीज़, ये 3 जनरल ख़ास तौर पे इसके अंदर फंस रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो जर्नल है, जैसे जनरल शाहिद अजीज़ थे या उसके बाद दीगर जो सिविलियंस लोग आए, ब्यूरोक्रेट थे, उन लोगों से भी सवाल होगा। तो ये इस वजह से इसको पनामा से बड़ा स्कैंडल कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें जर्नलों को भी जवाब देना पड़ेगा। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ये बड़ी स्मार्ट मूव खेली है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि उन्होंने ये सबसे बड़ा सिक्सर मारा है अपने इन 2.5 सालों के अंदर, कि सिर्फ सियासतदान नहीं, ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन, जर्नैल, जो लोग इसमें शामिल थे, जिन्होंने मुल्क को लूटने वालों को NRO दिया, कंपनियों के साथ 2 नंबरियाँ की, डीलिंग करने की कोशिश की, और जो भी अंदर मामला चल रहे थे वो सारे मामला अब सामने आएंगे। अब उसके बाद सबसे बड़ी खबर मैं आपको देता हूँ, ब्रॉडशीट और वॉल्यूम 10 का किस्सा जो है वो सामने आया। इरफान हाशमी ने अपने चैनल पर यह खबर ब्रेक की है और उनको ये क्रेडिट जाता है कि उनकी रिसर्च बहुत ज़बरदस्त है। ब्रॉडशीट ने 2018 का जब फैसला आया पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जब उनका तय हुआ कि कितना जुर्माना है, तो ब्रॉडशीट ने बरतानिया की अदालत के अंदर पाकिस्तान की वो जो JIT बनी थी पनामा बेंच वाली, उसके जो 9 वॉल्यूम पब्लिक किए गए थे, उन सारी की इन्फॉर्मेशन बरतानवी अदालत के सामने रख दी कि जनाब ये देख लें, इन्होंने नवाज शरीफ के साथ ये किया तो हमारा इतना बनता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक काम ये किया कि वॉल्यूम 10 पब्लिक नहीं किया गया। उन्होंने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी कि जनाब वॉल्यूम 10 हमें दिया जाए, क्योंकि अगर ये दिया जाता है तो मुमकिन है हमारे जुर्माने की रकम मज़ीद बढ़ जाए। आपने इसको क्यों छुपाया? और साथ ये कहा कि सिर्फ हमें ना दिया जाए बल्कि पाकिस्तानी अवाम को भी दिखाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में खैर वो मामला आगे ना चल सका, उस पर बड़े इशूज़ बन गए, एतराज़ात लग गए, लेकिन वो दरख्वास्त वहीं की वहीं पड़ी और दोबारा लग नहीं सकी। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि ब्रॉडशीट भी वॉल्यूम 10 से कंसर्न्ड है और जस्टिस अजमत शहीद वो जज हैं जिन्होंने उस वॉल्यूम 10 को पढ़ा है अदालत के अंदर, और मुस्लिम लीग नून के जो उस वक़्त के वकील थे ख्वाजा हारिस, उनको पढ़ाया था। और उसके बाद JIT की दरख्वास्त थी कि इसको जनाब पब्लिक ना किया जाए क्योंकि इसमें बहुत सेंसिटिव मैटर्स हैं, तो वो उसके बाद नहीं खुला। अब देखते हैं कि इस मामले सारे के अंदर ब्रॉडशीट जो कमीशन है, जस्टिस अजमत सईद ख़ुद इसको हेड कर रहे हैं, तो वो इससे मदद लेंगे या उसके बाद ब्रॉडशीट का वो जो किस्सा है उसके ऊपर जब तहकीकात वहाँ तक पहुँचेंगी, कावे मुसावी से जब बात होगी, ब्रॉडशीट से बात होगी, इंटरनेशनल एसेट रिकवरी से बात होगी, तो दोबारा से वॉल्यूम 10 का किस्सा इसके अंदर किस तरह से ज़ेर बहस आता है, उसमें क्या चीज़ें वो पूछते हैं, क्या चीज़ें मांगते हैं, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। अभी पहले दिन की वो जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई कि किस तरह मामला चल रहे हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो भी मैंने आपके सामने रखी। इसके बाद हर आने वाले दिन के अंदर जो चीज़ें होंगी जस्टिस अजमत शहीद की इस कमीशन के तहत जो भी नई डेवलपमेंट होंगी, किसी को बुलाया गया, किसी से तहकीकात हुई या किसी को कोई भी पूछताछ की गई, डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, मैं तमाम चीज़ें आपके सामने इसी तरह से रखता रहूँगा ताकि आपको भी पता लगता रहे कि ब्रॉडशीट का किस्सा जो है वो ज़िंदा है और वो किस तरह से काम कर रहा है। और 45 दिन का टाइम था, तो एक दिन गुजर चुका है, यानी 44 दिन पीछे बाकी हैं कि ये रिपोर्ट तैयार होगी कमीशन की और उसके बाद इसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पेश किया जाएगा। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।